हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने स्टॉक मार्केट जर्नी के कुछ ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उसके कई रीज़न हैं। नंबर वन, इट इज़ गुड फॉर द रिकॉर्ड पर्पस। आगे डाउन द लाइन में 10 साल बाद, 15 साल बाद मेरी क्या स्ट्रेटजी हुआ करती थी, उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, फॉर द रिकॉर्ड पर्पस मैं उसको रेफर कर सकता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। नंबर दो, इट इज़ गुड लर्निंग फॉर यू ऑल, जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग न्यू हैं, जो लोग कुछ लर्न करना चाहते हैं, शायद उनको एक बेटर आइडिया यहाँ पे मिल जाए। एंड द थर्ड वन इज़ कि इट इज़ समटाइम्स क्या होता है कि आप दूसरों का आइडिया सुनते हैं तो आपको एक बेटर आइडिया दिमाग में आता है, या फिर उसी आइडिया को मॉडिफाई करके एक बेटर आइडिया बनाया जा सकता है। तो हो सकता है कि मेरा सोच का जो दायरा है वो थोड़ा छोटा हो, कुछ और लोग उसे मॉडिफाई करके या उसी से एक बेटर आइडिया जो है बना सकते हो। एंड दैट इज़ वाई शेयर करने से क्या है कि चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। और इसी उम्मीद में अगर लोगों के पास कुछ बेटर आइडिया है मेरे से, या फिर इसी आइडिया में कुछ मॉडिफाई करके कुछ बेटर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं। आई वुड ऑल्सो लव टू लर्न फ्रॉम यू ऑल। स्टॉक्स की अब बात करने से पहले, सबसे पहले तो मैं एक अपनी साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, और वोलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है। फॉर एग्जांपल के लिए टिना रबर की बात करें, कल को ये कंपनी बंद हो सकती है। कल का इसका बिजनेस जो है, बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। कोई भी बिजनेस हो, जहाँ बिजनेस की बात आएगी वहाँ रिस्क रहेगा। तो रिस्क होता है, इनके बिजनेस पे भी डेंट आ सकता है, बिजनेस ठप हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। कल को वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनका मैनेजमेंट जो है सडनली चोर हो जाए, उसके मन में आइडिया है कि करोड़ों रुपए लेकर के भाग जाते हैं, घपला कर देते हैं, तो ये सब रिस्क जो है हमेशा इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के साथ। एंड दैट इज़ वाई जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो ये आपके भी मन में एक शांति रहती है। एंड जब भी मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूँ, इट डजेंट मीन कि आप कंप्लीट एग्जिट ले लें। हालांकि मैं इस स्टॉक से ऑलरेडी कंप्लीट एग्जिट ले चुका हूँ। क्यों लिया हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब मैं सही समझता हूँ कंप्लीट एग्जिट ले लेना। और ये सारी बातें जो है दो केस स्टडी से हम डिस्कस करेंगे। एक हो गया टीना रबर, एक हो गया जेंटेक। दोनों ही स्टॉक से मैं कंप्लीट एग्जिट ले चुका हूँ। एंड अनदर स्टॉक इज द कल्याण ज्वेलर्स, जहाँ से मेरा कोई एग्जिट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अभी भी बाइंग एवरेज एंड होल्डिंग वैल्यू यहाँ पर है। ये कुछ इंट्राडे ट्रेड्स हैं। जब कभी मैं यहाँ से एग्जिट होऊंगा तो ये सब टोटल करके क्लब करके दिखा देगा। एंड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे ये दिखा दिया करता है इंट्राडे का। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको जो है तो ये नहीं सोचना है कि मैं बोलता हूँ कि 2x वैल्यू मैंने कर लिया है, लेकिन यहाँ 30% दिख रहा है। 30% इसलिए दिख रहा है क्योंकि मल्टीपल इंट्राडे ट्रेड्स हुई हैं। मेरे पास टीनर आवर का जो वैल्यू हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो नियरली 68,000 के अराउंड हुआ करता था, और उसमें जो रियलाइज्ड है वो 75 है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कैपिटल मोर देन 2x हुआ है। और उसमें से कुछ इंट्राडे ट्रेड्स भी हैं जहां पे आप देख सकते हैं बाइंग एवरेज 610 दिखा रहा है। ऑल दो ओवरऑल जो मेरा एवरेज हुआ करता था इस स्टॉक में वो नियरली 700 था, और इस स्टॉक में मेरी जो इनिशियल बाइंग थी वो नियरली 450 के आसपास थी। तो डिस्कस करते हैं टीना रबर के बारे में। बहुत बढ़िया यहाँ पे चार्ट पैटर्न था। अगर आप देखेंगे 50 डे मूविंग एवरेज को ये कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट देता आया था। और जब मैंने एंटर लिया था तो वो नियरली यहाँ पर एंट्री लिया था मैं, लगभग 450 के अराउंड प्राइस के आसपास मैंने एंट्री ली थी इस स्टॉक में। क्योंकि रिसाइकलिंग थीम को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस थीम पर जो है तो स्टॉक्स चल रहे थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि टीना रबर का जब मैंने कॉन कॉल देखा था और उसकी पीपीटी देखी थी, जो उसका विजन 2027 था, इट वॉज रियली गुड। जहाँ पे इनका आरओई 10% से बढ़ करके 20+% होने वाला था। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग होता है। मैं 2-3 बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। लाइक द V2 रिटेल, वहाँ पे भी आरओई का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। एंड इट वाज द टीना रबर ऑल्सो, और उनका जो गाइडेंस था 900 करोड़ करने का 2027 तक, ये रेवेन्यू की बात है। ऑल दो गाइडेंस की अगर बात करें तो टीना रबर ने अभी तक अपने गाइडेंस को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अचीव किया है। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो वहां से मैंने इस स्टॉक में एंट्री ली थी, और ऑटो सेक्टर में भी अच्छा टेलविंड था। टायर के मतलब बिजनेस अगर बूम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी रिसाइकलिंग करने वाले स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनको मटेरियल जो है एक तरीके से टायर रिसाइकलिंग का ही इनका मेन बिजनेस था। उसमें से
टायर को ये क्रश करके और उससे जो है कई सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते थे, जैसे कि रबर पाउडर बना के बिटुमिन के साथ रोड बनाने का काम होता था, और कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनाना, टर्फ बनाना, ये सारी चीज़ें जो है टीना रबर जो है उनके जो टायर से जो है बाई प्रोडक्ट्स बना करके बिजनेस किया करती थी। तो चूंकि रोड कंस्ट्रक्शन का भी उस समय पर काम काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो इस बिजनेस को काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिला था, प्लस ईपीआर क्रेडिट्स वगैरह भी बढ़िया हो रहे थे। उसके बाद कंपनी के रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट 2-3 क्वार्टर में बहुत बढ़िया है। उसके बाद स्टॉक चला, और नंबर के बाद आप देख सकते हैं बहुत गजब की रैली हुई। ये लगभग 800 के ऊपर स्टॉक गया, तो ये लगभग 2000 तक गया। उस बीच में क्वार्टरली रिजल्ट भी आए, जब 1000 के ऊपर प्राइस था, कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया। एंड देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। मैंने जो पहली प्रॉफिट बुकिंग की थी वो यहाँ पे किया था नियरली 1750 के अराउंड, और तब तक मेरे पास नियरली 110 स्टॉक्स हुआ करते थे। उनमें से मैंने कुछ सेल करके नियरली 76 स्टॉक्स जो है अपने फ्री के कर लिए थे। और उसके बाद जो है एक्चुअली जो कंपनी के जो प्रीवियस कॉन कॉल्स हुए थे, उसमें एक्चुअली रेड सी क्राइसिस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट बार बार ये बोल रहा था कि रेड सी क्राइसिस से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है। हूती हमास का जो अटैक हो रहा था कंटिन्यूसली, वो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे थे। तो उनका ये कहना था कि वहाँ से इनका बिजनेस उतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ इसके बाद जब कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट आने शुरू हुए, तो वहाँ पर इनके रेवेन्यू तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही थी। मार्जिन्स जो है श्रिंक होना शुरू हुए। एंड उसके बाद जो बचे हुए शेयर्स थे वो मैंने नियरली यहाँ 1200 के आसपास ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट एग्जिट ले लिया था। हर बिजनेस का अपना एक साइकिल होता है, और टीना रबर का ये जो साइकिल था, ये बिजनेस का गुड साइकिल था एक तरीके से। और मैनेजमेंट जो बार बार बोल रहे थे कि मार्जिन्स उनके इम्पैक्ट नहीं होंगे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ बाद में दिखने लग गया। रेवेन्यू तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उनकी डाउन हो रही थी। और अभी लास्ट क्वार्टर भी टीना रबर का जो है वो काफ़ी खराब आया था। लेट्स सी कि इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। एंड द सेकेंड स्टॉक वाज द जेनटेक। जेनटेक में मैंने एंट्री लगभग यहाँ पे 950 के प्राइस के अराउंड पे ली थी। उसके बाद स्टॉक जो है चला, अच्छा चला। रीज़न यहाँ पे था कि जेनटेक का जो ग्रोथ गाइडेंस था वो बहुत ज़बरदस्त था, नियरली 100%, और फिर उसके बाद 50% से यहाँ पे इनका जो है तो बिजनेस ग्रो करने वाला था। कंपनी का जो टारगेट था वो 1000 करोड़ के गाइडेंस का टारगेट था, उसके बाद 2000 करोड़ का गाइडेंस था। तो इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी के गाइडेंस थे। एग्जीक्यूशन साइड में जेनटेक में कोई भी इशू नहीं था। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में भी इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है। 55% से कंपनी के नंबर्स जो हैं वो ग्रो किए थे, 50-60% से अराउंड यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। तो एग्जीक्यूशन अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ पे आने लग गई? मैंने बाई तो किया था, गाइडेंस अच्छा था, इनके पास उस समय पर ऑर्डर बुक भी अच्छी थी। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हर क्वार्टर में होता गया, लेकिन इनके पास ऑर्डर का जो इनफ्लो है वो नहीं आया। और हर क्वार्टर में कंपनी जो है ये बोलती आई कि हाँ Q3 से आएगा, Q4 से आएगा, है ना। और पूरा साल बीत गया, लिटरली पूरा साल बीत गया। अभी लास्ट मंथ में इनको कोई एक छोटा सा ऑर्डर मिला था, कोई बहुत बड़ा ऐसा वो ऑर्डर नहीं था, और उनको ऑर्डर नहीं मिले। तो यहाँ पर जब स्टॉक गया है, तो उसके बाद चूंकि मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट ठीक ठाक आ गए थे, 950 की बाइंग थी, स्टॉक जो है नियरली 1900 के अराउंड आ गया था। और वहाँ पे मैंने ये स्टॉक के लगभग हाफ शेयर्स जो हैं सेल कर दिए थे, और हाफ को जो है वो मैंने फ्री कर लिया था। एंड देन उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट हुआ, यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस क्रैश भी हुए। और रिजल्ट आने के पहले मैंने यहाँ पर इस स्टॉक से लगभग 1500-1600 के अराउंड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, यहाँ से मैंने इस स्टॉक से पूरा एग्जिट ले लिया, क्योंकि मेरा भी पेशेंस अब ख़त्म हो गया था। क्योंकि पूरा साल लगा दिया मैनेजमेंट ने, लेकिन कोई बड़ा ऑर्डर एज सच नहीं आया, और वॉक द टॉक नहीं हुई एक तरीके से मैनेजमेंट के साइड से। वो बोलते रहे Q3 बोलते रहे, Q4 बोलते रहे, नहीं आया। और जब ऑर्डर बड़ा ना हो, अब देखिए ये 1000-2000 करोड़ के गाइडेंस की बात कर रहे थे, जब मैंने एग्जिट लिया था नियरली इनके पास लगभग शायद 850-900 करोड़ के ऑर्डर्स थे। उसके बाद इनको कुछ और छोटा मोटा ऑर्डर मिला है, आई थिंक 100 करोड़ का या कुछ, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं ध्यान है, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा ऑर्डर नहीं है, 200-400 करोड़ का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो
ऑर्डर बुक भी अब इनके पास बहुत बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि ये ईजिली अपने गाइडेंस को मीट कर जाएं। तो इनको ऑर्डर्स फिर से मिलने पड़ेंगे। वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अगर ऑर्डर नहीं आएंगे तो ये रेवेन्यू कैसे करेंगे? एंड लेट्स सी, मतलब बिजनेस में अब विजिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क बन गया था कि विजिबिलिटी है या नहीं है, आएगा या नहीं आएगा। एंड चूंकि रिकरिंग बिजनेस तो है नहीं इनका कि रेंटल इनकम टाइप से आएगी ही आएगी, ऑर्डर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पर जो है तो बीइंग अ सेफ साइड, जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा था वो मैं जेनटेक से लेकर के निकल गया। एंड टीना रबर का ये प्रॉफिट और जेनटेक का ये प्रॉफिट, इसको मैं कहीं ऐसी जगह पार्क करना चाहता था जहाँ पे मेरे को बिजनेस साइड से थोड़ी सी स्टेबिलिटी लगे। और वो बिजनेस मुझे न्यूजेन लगा, क्योंकि न्यूजेन में जो इनका बिजनेस है वो लाइसेंस बेस्ड है, सॉफ्टवेयर सेगमेंट पे कंपनी कार्य करती है। और काफ़ी मेजर चंक जो है इनके रेवेन्यू का वो रिकरिंग रेवेन्यू है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड लेट्स सी, लास्ट क्वार्टर में भी काफ़ी सारी कंपनी के नंबर जो है थोड़े से गड़बड़ाए थे, बट न्यूजेन पोस्टेड नियरली 20% ग्रोथ। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद इस बार भी कंपनी नंबर अच्छे दिखाए। तो लेट्स सी, कंपनी के नंबर जो हैं आई थिंक 2 मई को आने वाले हैं, तो देखेंगे कि कंपनी के नंबर किस तरीके से आते हैं। एंड सिर्फ स्टॉक प्राइस ही नहीं डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कभी भी किसी भी स्टॉक में एग्जिट करना या फिर उसमें एंट्री लेने का। वहाँ पे एक कन्विक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड वन ऑफ द केस स्टडीज कल्याण ज्वेलर्स, मैं इसको भी इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मैंने नियरली 180 के आसपास से बाइंग की थी। मेरा एवरेज आप देख सकते हैं 377 है। एंड नो डाउट कि इस स्टॉक को मैंने आई थिंक 700 तक भी इस स्टॉक को मैंने परचेज किया है। ये कंटिन्यू मैं इस पे सिप करता आया हूँ। एंड दैट इज़ वाई एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी हाई है, 377 तक मेरा एवरेज यहाँ पे चला गया है। और ये कुछ इंट्राडे ट्रेड्स हैं इस स्टॉक में, बीच बीच में हो जाते हैं थोड़े बहुत। सो व्हाट इज़ इट, मतलब स्टॉक प्राइस यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ हुआ, काफ़ी सारे र्यूमर्स आए, लेकिन मेरे को बिजनेस में अभी भी स्ट्रेंथ दिखती है। इन टर्म्स ऑफ अगर कैश फ्लो की बात करें, स्ट्रॉन्ग है, बेटर है, YOY में ग्रोथ है। कंपनी का रिसेंटली रिजल्ट भी आने वाला है, आई थिंक 8 मई को आने वाला है। कंपनी उस पर डिविडेंड भी देने वाली है। तो कंपनी के पास कैश आ रहा है तब तो कंपनी डिविडेंड दे पा रही है। कंपनी इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमिटेड लगती है अपने कंप्लीट डेट को राइट ऑफ करने के लिए। और लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने बोला भी था कि ये डेट को जब राइट ऑफ कर लेंगे तो उसके बाद बोनस वगैरह पर विचार करेंगे, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करेंगे। एंड बिजनेस में टेलविंड है, कंपनी कंसिस्टेंटली 35-40% का ग्रोथ दिखाती आ रही है और पूरे इंडस्ट्री में मतलब आउट परफॉर्म किया है अपने पीयर्स को। देयर इज़ नो रीज़न टू सेल, जस्ट इसलिए नहीं कि न्यूज़ आ रही है, र्यूमर्स आ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल को पेमेंट किया है इन्होंने स्टॉक प्राइस को पंप करने के लिए, या फिर प्लेन खरीदने वाले हैं। आईपीओ के पहले इनके पास प्लेन हुआ करता था, नो डाउट प्रमोटर ने पूरी बुक्स क्लियर की, उसके बाद आईपीओ लाए और उसके बाद ऐसा कोई प्लान नहीं था। पता नहीं कौन मन की बातें पढ़ लेता है कि हाँ अब ये प्लेन लेने वाले हैं। यार मन की बातें कौन पढ़ता है? मतलब ठीक है, ले रहे हो तो फिर बता दो, या कहीं किसी के पास रिसिप्ट हो प्लेन की परचेज का वो दिखा दो, या घर में कोई प्लेन पड़ा हो तो वो दिखा दो। तो ऐसे र्यूमर्स पे बिलीव नहीं कर। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स में ग्रोथ आना क्वार्टरली, कैश स्ट्रांग होना, बैलेंस शीट स्ट्रांग होना और बिजनेस में विजिबिलिटी दिखना कि हाँ इनके नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ गाइडेंस कैसी है, सेल्स कैसी आ रही है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी है। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उन सब पैरामीटर्स पर ये बिजनेस जो है खरा उतरता है। एंड दैट इज़ वाई दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्विक्शन। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन के ही साथ आपका बाई होना चाहिए, कन्विक्शन के ही साथ आपका सेल होना चाहिए और कन्विक्शन के ही साथ आपका होल्ड भी होना चाहिए। और कन्विक्शन तभी आएगा जब आप बिज़नेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। एंड दो तरीके हैं बिज़नेस को समझने का, एक तो है एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, दूसरी है कंपनी का कॉन कॉल पढ़िए एंड डिस्कस कीजिए। तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी, बिज़नेस में आपकी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी क्लियर होगी। हालांकि ये दोनों पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बिजनेस की पूरी समझ, बिजनेस की तो समझ आ जाएगी लेकिन बिजनेस की गारंटी आप नहीं ले सकते ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद भी। एंड दैट इज़ वाई स्टॉक मार्केट हर दिन कभी 2% ऊपर कभी 2% नीचे होता है। वॉलेटिलिटी है,
क्योंकि अनसर्टेनिटी है। कल्याण ज्वेलर्स की ही बात करें तो इसमें भी एक चीज़ नेगेटिव है, वो है प्लेजिंग। इसमें प्रोमोटर की प्लेजिंग है स्टॉक्स की, और वो प्लेजिंग जो है पहले तो कुछ आई थिंक शायद 18% हुआ करती थी, और क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, क्रैश कर गया था, तो ऐसे में क्या होता है कि जिसके पास प्लेज किए होते हैं, सपोज करिए कि आपने कोई भी चीज़ मेरे पास दी 100 रुपए की, कल को उसकी वैल्यू जो है घट जाती है, 50 रुपए हो जाती है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो चीज़ आपने मुझे 100 रुपए के बदले में दी थी उसका डबल दीजिए, क्योंकि आपकी उसकी वैल्यू जो है वो घट गई है। तो सेम चीज़ कल्याण ज्वेलर्स के भी केस में हुई। इनके पास प्लेजिंग थी और स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ, तो उसकी वजह से इनको प्लेजिंग और ज़्यादा करनी पड़ी, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो कल्याण ज्वेलर्स के कम हो गए थे। तो यस, प्लेजिंग इज़ द ओनली थिंग जो कि कल्याण ज्वेलर्स में एक नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा कुछ नेगेटिविटी इसमें समझ में नहीं आता है। एंड जिस दिन मेरे को इसके बिजनेस में नेगेटिव पॉइंट्स लगेंगे, नेगेटिविटी लगेगी, उस दिन मैं यहाँ से भी एग्जिट हो जाऊंगा। तो कोई मोह माया नहीं है, कोई लगाव नहीं है कि ये मतलब कोई मेरा फेवरेट शेयर होना चाहिए, ये तो गिर ही नहीं सकता। बिजनेस में कभी भी डेंट आ सकते हैं, मैनेजमेंट कभी भी बदल सकता है, उसके मन के अंदर का कुछ भी है, जो मन जो है ना कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, और बिल्कुल पानी की तरह रहना है, जहाँ जिस साइज़ में गए उसी तरीके से हो गए। तो जब इसमें डेंट आएगा तो आपको भी यहाँ पे डेंट समझ करके एग्ज़िट ले लेना है। और मैं यही साइकोलॉजी जो है फॉलो करता हूँ, यही साइकोलॉजी जो है आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रहा था। बाकी यू गाइज ऑल आर फील फ्री टू डिस्कस, कुछ भी है कमेंट में अगर आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कुछ मुझे बताना चाहते हैं बता सकते हैं, या फिर मेरी कुछ साइकोलॉजी या स्ट्रेटजी को आप करेक्ट करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू आर वेलकम टू करेक्ट मी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।